बचपन से हर गली, हर सड़क, हर चौराहे, हर गांव या हर शहर में ये सूचना पट्टी देखते और पढ़ते आए हैं। हमने ये भी देखा है कि एक सड़क बनने के बाद संबंधित विभाग को याद आता है कि यहाँ तो ऑप्टिकल फाइबर लगाना बाकी था, या कुछ दिनों बाद गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए फिर से खुदाई शुरू हो जाती है। कहीं सड़क और रेल तो पहुंच जाती है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने के लिए आवश्यक लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं पहुंच पाती। इन सभी के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि अलग अलग विभाग अलग अलग काम करते रहते हैं, और इन सब का परिणाम प्रोजेक्ट के पूरा होने में देरी, लागत में वृद्धि और आम जनता को परेशानी। ऐसा भी देखा गया है कि एक प्रोजेक्ट तो पूरा हो गया, लेकिन दूसरे प्रोजेक्ट के साथ कोऑर्डिनेशन के अभाव से जन सामान्य को उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। आइए इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। एक फर्टिलाइजर प्लांट तो स्थापित हुआ, लेकिन उस तक गैस पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं की गई। गैस पाइपलाइन की अनुपलब्धता के कारण वो प्लांट पूरी तरह से उपयोग में नहीं लाया जा सका, जिससे करोड़ों की लागत से बने उस प्लांट का पूरा लाभ जन सामान्य तक नहीं पहुंच सका। इसी प्रकार सड़क निर्माण का काम कई एजेंसियां करती हैं। जैसे प्रमुख राजमार्गों का निर्माण NHAI करती है। इसके बाद आगे की सड़क का निर्माण राज्य PWD करती है। दूर दराज के गांवों की सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनती हैं, और सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO बनाती है। किसी भी एक विभाग के मध्य कोऑर्डिनेशन के अभाव से लोगों तक सड़कों का पूरा लाभ नहीं पहुंच पाता। सरकार ने देखा कि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के अभाव से प्रोजेक्ट कंप्लीशन में बहुत विलंब होता आया है। सरकार के अलग अलग विभागों ने अपने सिस्टम को किया फास्ट ट्रैक। पिछले 7 सालों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तमाम ऐसे प्रोजेक्ट्स बने हैं जिसमें सारे विभागों ने समन्वय के साथ काम किया, जिससे बड़े अच्छे परिणाम आए। जैसे कि रेल मंत्रालय ने कॉमन ड्राइंग अप्रूवल सिस्टम का गठन किया और उसे भी कर दिया ऑनलाइन, जिससे सारे अप्रूवल्स एक ही पोर्टल पर मिल जाएं। भारतीय रेल की इस गति से 6 महीने में मिलने वाले अप्रूवल्स अब 2 से 3 महीने में ही मिलने लगे हैं। इसी प्रकार पर्यावरणीय मंजूरियों के लिए भी 3 अलग अलग ऑनलाइन सुविधा आरंभ कर दी गई है, जिसके अप्रूवल्स में पहले करीब 2 साल का वक्त लगता था। अब यह अवधि घटकर महज कुछ महीनों की हो गई है। रोड परिवहन ने नए नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे के राइट ऑफ वे के एक्विजिशन के साथ यूटिलिटी कॉरिडोर का एक्विजिशन करना शुरू कर दिया है, जिससे सड़क के साथ साथ ऑप्टिक फाइबर केबल, टेलीफोन, पावर केबल्स को भी साथ में बिछाया जा सके, और उसके लिए अलग से राइट ऑफ वे एक्विजिशन करने की जरूरत ना पड़े। इन सारे प्रयासों से यूटिलिटी लगने में बहुत तेजी आ रही है और इनका लाभ जन सामान्य तक जल्द से जल्द पहुंच रहा है। इसी प्रकार दूरसंचार विभाग ने राज्य तो आपने देखा कि इस योजना में जो है सारी मिनिस्ट्रियों का, सारी मंत्रालयों का कोऑर्डिनेशन किया जाएगा। अब हम इसे डिटेल में समझेंगे। भारत की गति यानी प्रगति की गति और भारत की शक्ति इससे बढ़ेगी। इसमें आपको ये समझना है कि ये योजना क्या है, स्कीम क्या है। योजना जो है बेसिकली एक अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम बोले, अम्ब्रेला का मतलब होता है छाता, यानी एक ऐसी स्कीम है जिसके अंतर्गत बहुत सारी स्कीम आएंगी। यानी इसके अंतर्गत जो मान लीजिए कोई योजना है, इस योजना के अंतर्गत इन्वॉल्व होने वाली जो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, बहुत सारे मंत्रालय हैं। जैसे अगर रोड बनाई जानी तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड रोड है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर है क्योंकि वहाँ पर विद्युत वायर बिछाए जाने हैं, केबल बिछाई जानी है। टेलीकॉम मिनिस्ट्री है क्योंकि इंटरनेट की सुविधाएं प्रोवाइड करनी है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है क्योंकि पानी की वाटर सप्लाई भी हमें उपलब्ध कराना है। अभी क्या होता था, अभी ये होता था कि सबसे पहले रोड मिनिस्ट्री आई, उसने एक रोड बना दी। फिर जल मिनिस्ट्री आई तो उसने रोड खोद दी, जल के लिए पाइप डाल दिया, पाइपलाइन बिछा दी। फिर गैस की यानी ऊर्जा मंत्रालय आया तो उसने गैस का पाइपलाइन बिछा दिया। फिर मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग आई, उसने इंटरनेट के वायर डाल दिए। इस वजह से कनेक्टिविटी नहीं हो पाती थी। और साथ ही मान लीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज ने रोडवे बना दिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेल ने रेल की पटरी बिछा दी। अब इनके बीच कनेक्टिविटी नहीं हो रही, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर गए। ओवर ब्रिज का निर्माण नहीं हो पाया, रेल पाथवे का निर्माण नहीं हो पाया। कोई यहाँ पर मान लीजिए इंडस्ट्रियल एरिया है तो इस इंडस्ट्रियल एरिया की पास में कोई कनेक्टिविटी नहीं, रेल की, रोड की यहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है। सिविल एविएशन यानी एयर की, कार्गो की यहाँ पर कोई भी यानी पोर्ट हैं, शिप्स हैं, इनकी कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। यानी कि जो डिसकनेक्टेड इंडिया था रूट के मामले में, इकोनॉमी के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, अब उससे कनेक्ट किया जाएगा। तो अम्ब्रेला स्कीम, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, जो विभिन्न मिनिस्ट्रीज है, मुख्य रूप से 16 मिनिस्ट्रीज, 16 जो मंत्रालय है, उन मंत्रालयों को एक साथ लाया जाएगा
और उनके कोऑर्डिनेशन से क्या होगा कि भारत की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की गति है उसे तेज़ किया जाएगा। इसके माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा कि भारत ट्रांसफॉर्म हो और भारत सरकार ने जो प्रॉमिस किए जनता से, इन प्रॉमिस को भारत सरकार फुलफिल कर सके। हमारा यही टारगेट है कि 2024 और 25 तक इन वादों को पूरा कर सकें। यानी जब अगले चुनाव जब 24 में होंगे तब वर्तमान जो सरकार है वो अपने इन वादों को पूरा कर सके, यही उसकी योजना है। आगे हम इस स्कीम के महत्वपूर्ण पहलुओं को देखेंगे। तो मोदी जी ने इस स्कीम के संबंध में क्या कहा, इसे थोड़ा समझ लेते हैं। इन द नियर फ्यूचर वी आर गोइंग टू लॉन्च द नेशनल मास्टर प्लान ऑफ पीएम गति शक्ति। यानी यह क्या है, यह बेसिकली नेशनल मास्टर प्लान है, नेशनल मास्टर प्लान है गति शक्ति। दिस स्कीम ऑफ मोर देन 100 लाख करोड़ विल रिजल्ट इन न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ लाख्स ऑफ यूथ्स। यानी कि ये जो योजना है वो मुख्य रूप से जो है 1 लाख करोड़ की योजना है, 1 लाख करोड़ रुपया की योजना है। इससे नए जॉब क्रिएट होंगे, नई जॉब मिलेगी, नया रोजगार उत्पन्न होगा और लाखों युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही गति शक्ति विल ले द फाउंडेशन ऑफ हॉलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। हॉलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब रोड है, रेलवे है और सिविल एविएशन है ना। इन सारी चीज़ों का, चाहे वो कार्गो हो, पोर्ट हो, सभी को एक साथ कनेक्ट किया जाएगा। विल लीड टू एन इंटीग्रेटेड हॉलिस्टिक पाथवे टू अवर इकोनॉमी। इससे हमारी देश की जो इकोनॉमी है वो आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये जो वाक्य जो नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के भाषण पर किए थे, जब हम अपनी आज़ादी का ये अमृत महोत्सव मना रहे हैं। पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। इसमें 2 लाख रूट्स तैयार किए जाएंगे, यानी 2 लाख किलोमीटर्स के रूट तैयार किए जाएंगे। ये नेशनल हाईवे होंगे, ये कोई सामान्य रूट नहीं है। ये 2 लाख किलोमीटर के जो रूट है वो नेशनल हाईवे, इससे बेहतरीन नेशनल हाईवे होंगे ताकि हमारा जो सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचाया जा सके। और इसके साथ ही ऊर्जा के क्षेत्र में गति प्रदान करने के लिए हमने किया है 225 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप की जाएगी। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब यही होता है कि वो एनर्जी जिसे दोबारा यूज किया जाए, यानी कि जिसे रीयूज किया जाए, जिसे रीयूज किया जा सके उसे बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, राइट। आगे हम देखेंगे द पीस ऑफ प्रोग्रेस टारगेट बाय 2024-25। हमारा यह भी उद्देश्य है कि 1600 टन यानी 1600 मिलियन टन से जो है कार्गो इन रेलवेज के मामले में कार्गो का निर्माण किया जा सके। कार्गो का मतलब यही है कि जो भारी सामान है, चाहे लोह हो, कंक्रीट हो या कोई भी भारी सामान हो, इकोनॉमिक वैल्यू का सामान हो, जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। आगे हम देखेंगे इसके साथ ही कि फार्मा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में इसमें क्या व्यवस्था की गई है। तो द पीस ऑफ प्रोग्रेस उद्देश्य वही है, यानी कि 2024-25 तक इसमें किया जाएगा 109 फार्मा मेडिकल डिवाइस क्लस्टर, यानी कि औषधि निर्माण और फार्मास्यूटिकल जो उपकरण है, यानी चिकित्सा से जुड़े उपकरण उनका निर्माण किया जाएगा। ऐसे 109 क्लस्टर बनाए जाएंगे। वहीं टेक्सटाइल को आगे बढ़ाने के लिए 90 टेक्सटाइल मेगा पार्क का निर्माण किया जाएगा, यानी टेक्सटाइल को बढ़ावा देने के लिए 90, ये आपको संख्या याद रखनी है, ये आपको डेटा पूछ लिया जाएगा एग्जामिनेशन में, साथ ही मेंस की आंसर राइटिंग में भी काम आएगा। अगर बात की जाए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की, तो 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार किए जाएंगे। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मतलब जैसे एक कॉरिडोर है, यहाँ पर सामान्य जनता भी जा रही है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मतलब है कि सामान्य जनता तो उसका यूज करेगी, इनका जो मेन पर्पज रहेगा वो मेन पर्पज यही रहेगा कि यहाँ से जो प्रोडक्ट है वो इकोनॉमी के महत्व का, इकोनॉमिक वैल्यू के प्रोडक्शन का यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो। तो आपको समझ में आ गया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मतलब होता है वहाँ पर औद्योगिक सामान भेजा जाए, जैसे कि लोहे का सामान, स्टील का सामान। आपको यदि एप्पल है, कृषि प्रोडक्ट है, फूड प्रोसेसिंग है, सरसों का तेल निकाल के, गन्ने निकाल करके आप इसमें जो है भेजेंगे, राइट। और इतना ही नहीं, इसके साथ ही हमारे डिफेंस को मजबूत कराने के लिए, क्योंकि हमें 2.5 फ्रंट वार करने की संभावना हो जाती है, क्योंकि एक साइड हमारा दुश्मन पाकिस्तान है, दूसरी साइड चीन है, और तीसरी साइड हम अपनी घरेलू जैसी नक्सलवाद की समस्याओं का भी सामना करते हैं। तो अपनी देश की सेना के हाथ मजबूत करने के लिए हमने 2 डिफेंस कॉरिडोर भी बनाए हैं। इसके लिए हमने 25,000 एकड़ डेवलपमेंट एरिया का निर्माण किया, यानी कि 25,000 एकड़ डेवलपमेंट एरिया को तैयार किया जाएगा। आगे देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट।
यानी एक इंटीग्रेटेड सर्किट भी तैयार किए जाएंगे। यानी पावर ट्रांसमिशन, आपने देखा होगा अभी पूरी दुनिया में पावर ट्रांसमिशन की बहुत बड़ी समस्या रही। चीन और कई ऐसे देशों में जहाँ पर पावर गुल हो गई, शॉर्ट सर्किट हो गया और बिजली कई दिनों के लिए गायब हो गई। आज बिजली वर्तमान की आवश्यकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए इसकी रेगुलर कनेक्टिविटी होना अनिवार्य है। इसलिए पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क हम तैयार करेंगे। ये 4,54,200 किलोमीटर्स का सर्किट रहने वाला है। इसके साथ ही और क्या व्यवस्था है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपको पता है वर्ल्ड बैंक निकालती थी, अब उसने बंद कर दी है। अगर वर्ल्ड बैंक अभी भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट भविष्य में निकालेगी तो भारत की रैंक उसमें जंप कर जाएगी, क्योंकि भारत का ये स्टेप भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में दुनिया के अव्वल देशों में खड़ा कर देगा। मोर ऑफ ईज ऑफ लिविंग ऑफ कॉमन मैन का जो ईज ऑफ लिविंग है यानी ज़िंदगी जीने का तरीका है वो बदल जाएगा। क्योंकि देखो पहले एक स्कीम थी उड़ान स्कीम का मतलब था उड़े देश का आम नागरिक। तो जो फाइबर की चप्पल पहनने वाला व्यक्ति है वो भी इस स्कीम के तहत उड़े, यानी कि वो भी हवाई यात्रा कर सके। तो हमारा उद्देश्य यही है कि कॉमन मैन को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई दिक्कत ना हो। एक व्यक्ति जो रोड से गया है अब उसे ट्रेन पकड़ने में इंतजार ना करना पड़े। एक व्यक्ति अगर वो एयर से आ रहा है यानी कि एरोप्लेन से आ रहा है तो वो ट्रेन के लिए या बस के लिए रोड के लिए इंतजार ना करे। कनेक्टिविटी होना चाहिए। एक सामान अगर ट्रेन से ट्रांसपोर्ट हो रहा है और फिर जाकर ट्रकों में लादा जा रहा है तो नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी होना चाहिए। इंडस्ट्रियल एरिया तक उसकी पहुंच होना चाहिए ताकि रैपिड ग्रोथ हो सके। इसमें बहुत सारे काम किए जाएंगे। रिड्यूस डिसरप्शन यानी जो बाधा है उन्हें दूर किया जाएगा। प्रोवाइड सीमलेस मूवमेंट ऑफ अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में बाधा रहे आवागमन को सुनिश्चित किया जाएगा। और जो टाइम है, अगर रोड रेल और एविएशन की कनेक्टिविटी यानी जो हवाई यात्रा की कनेक्टिविटी है वो एक साथ हो जाएगी तीनों चारों, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे समय लगने वाला कम हो जाएगा। जैसे अगर आपको भिंड से ग्वालियर जाना है तो भिंड से ग्वालियर जाने में आपको टाइम लग जाता है 2.5 से 3 घंटे, और यदि डायरेक्ट ट्रेन की ऑल टाइम कनेक्टिविटी रहेगी तो फिर उसका जो टाइम लगने वाला वो घट जाएगा। इसके साथ ही इसमें रोजगार की भी प्रबल संभावना है। नए रोजगार पैदा होंगे, लाखों की संख्या में रोजगार इससे पैदा होंगे। इसके साथ ही अगर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बात की जाए तो एग्रीकल्चर क्षेत्र में भी इससे फ़ायदा होगा। 197 मेगा फूड पार्क तैयार किए जाएंगे और एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर बनाए जाएंगे ताकि कृषि प्रोडक्ट को बेचा जाए। अगर किसान है और किसान अगर सरसों बेच रहा है तो सरसों बेचने से उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। यदि वो सरसों का ऑयल निकाल के बेचेगा, तेल निकाल के बेचेगा तो वो महंगा बेचेगा, उसे फ़ायदा होगा। जैसे ही तिलहन है तो तिल का अगर तेल निकाल के बेचेगा तो उसे बेहद फ़ायदा होने वाला है। ऐसे ही अगर आटा बेचता है तो उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। अगर वो टॉस बना के बेचेगा, ब्रेड बना के बेचेगा तो उसे फ़ायदा होगा। जैसे धान है, धान को सादा बेचने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। यदि आप पोहा बना के बेचेंगे बिल्कुल ज़्यादा लागत में नहीं होता है, 3.5 से 4 लाख रुपए में प्लांट तैयार हो जाता है और इससे आप 50,000 1 लाख रुपए मंथली तक कमा सकते हैं। तो कुल मिला के एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए और हमारी देश के किसान हैं उन किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने के लिए हमने क्या किया है, 197 मेगा फूड पार्क्स तैयार किए और एग्रो सेंटर बनाए हैं। अब यहीं किसान अपना प्रोडक्ट बेचेंगे, कंपनियां उसे तैयार कर देंगे, यहीं से ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। 847 लाख मीट्रिक टन फूड प्रोसेसिंग करेंगे हम, यानी कि फूड से प्रोसेस करके उसे बनाएंगे। जैसे कि गेहूं से ब्रेड बनाना, उसे प्रिजर्व करके रखेंगे ताकि भविष्य की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके। इसके साथ ही मेगा पुश फॉर नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का उद्देश्य यही कि ताकि इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो सके सीमलेसली, यानी कि रोड रेल नेटवर्क और साथ ही एविएशन सेक्टर आपस में और कार्गो यानी पोर्ट सेक्टर भी आपस में कनेक्ट हो सके। इसके साथ ही भारत चूँकि ग्रामीण क्षेत्र और भारत जो है गाँव में बसता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी भारत की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए हमने क्या किया कि हर एक गाँव को 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाएगी, यानी कि 4G इंटरनेट के माध्यम से गाँव को जोड़ा जाएगा। और इस कनेक्टिविटी के साथ ही ऑल विलेज उद्देश्य 2022 तक सभी गाँव को इंटरनेट से जोड़ दिया जाए, और वो भी 4G इंटरनेट, यानी कि 4G इंटरनेट के माध्यम से ब्रॉडबैंड के माध्यम से फ्री ब्रॉडबैंड दिया जाएगा, फ्री वाईफाई कनेक्टिविटी दे दी जाएगी सभी गाँव को, ताकि गाँव का होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक विकास हो सके। राइट। इसके साथ ही मेकिंग इंडिया द हब ऑफ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा उद्देश्य ये कि भारत को हम दुनिया में भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वर्ल्ड क्लास हो, और निवेश भारत में बड़े पैमाने पर जो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम आकर्षित करें और देश की प्रगति में योगदान दे सकें। तो ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, नेशनल मास्टर प्लान है
जो आपको समझ में आ गया होगा। उद्देश्य यही कि जो सारी 16 मिनिस्ट्रीज हैं जो आपस में अलग अलग डी कोऑर्डिनेटर होकर काम कर रही थी, उन्हें आपस में कनेक्ट करके कोऑर्डिनेशन के माध्यम से काम किया जा सके, ताकि 2024-25 तक देश को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा सके। यही इस योजना का उद्देश्य है। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको चैनल पसंद आता है, वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।